सब्सक्राइब करें टारगेट पाठशाला यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें जिससे कि निरंतर रूप से आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों, टारगेट पाठशाला में मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय व्यवस्था के ऊपर, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। अब ये पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत में चाहे राज्य हो या फिर केंद्र हो, दोनों जगहों पर संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। तो इसलिए इसके बारे में हमें जानना अत्यावश्यक है। हमें समझेंगे कि आखिर में ये सिस्टम कहाँ से लिया गया, और साथ में हम यूएसए और ब्रिटेन के सिस्टम से अपनी तुलना करेंगे और वहाँ पे कौन सा सिस्टम है उनकी समझेंगे, और आखिर में उनसे हमारा सिस्टम अच्छा है बुरा है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो लोकतंत्र होता है, यानी कि प्रजातंत्र जिसे हम कहते हैं लोगों का शासन, तो जो लोकतंत्र होता है उसके मुख्य रूप से दो प्रकार से उसको बांटा गया है। सबसे पहला है जिसे हम कहते हैं संसदीय लोकतंत्र, और दूसरा हम जिसे कहते हैं अध्यक्षीय लोकतंत्र। ये दो प्रकार के मुख्य रूप से लोकतंत्र हैं। अब जो संसदीय लोकतंत्र होता है, जिसे इंग्लिश में हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें जो है क्या बातें होती हैं, इनको जो है अलग से हम समझेंगे आगे। पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी जो है ब्रीफ हिस्ट्री समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो संसदीय लोकतंत्र के कई नाम हैं, जैसे कैबिनेट सरकार। कैबिनेट सरकार क्यों बोला गया इसको? क्योंकि आपको पता है कि जो कैबिनेट होता है, यानी जिसे हम कहते हैं मंत्रिमंडल हिंदी में, तो मंत्रिमंडल जो होता है वही सरकार चलाता है। तो मंत्रिमंडल के सरकार चलाने के कारण इसको हम कहते हैं कैबिनेट सरकार। इसको हम कहते हैं उत्तरदायी सरकार। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो संसद के प्रति, अपने सभी कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कि जितने भी काम करते हैं उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति। इसलिए इसको उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, इस लोकतंत्र को। साथ में सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। अब ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो व्यवस्था ली गई है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन से लिए जाने के कारण, क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद है वो वेस्टमिंस्टर नामक जगह पे स्थित है, उस स्थान पे स्थित है, इसी कारण से जो है संसदीय लोकतंत्र का नाम पड़ा है वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो ये अलग अलग नाम हो गए। अब बारी आती है अध्यक्षीय लोकतंत्र की, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ये क्या होती है? सबसे पहले तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है? यूएसए इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसके अन्य नामों की बात करें अगर हम, तो गैर उत्तरदायी सरकार होती है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है और उसके जो मंत्री होते हैं, वो जो उनकी सदन है, कांग्रेस है, उनके प्रति कोई भी उत्तरदायित्व उनका नहीं होता है, इसलिए इसको गैर उत्तरदायी हम कहते हैं। गैर संसदीय क्यों कहते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि संसदीय लोकतंत्र अलग हो गया और यहाँ पे अध्यक्षीय लोकतंत्र, इसलिए गैर संसदीय कहते हैं इसको हम। दूसरा, निश्चित कार्यकारी व्यवस्था। निश्चित कार्यकारी व्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो साफ साफ जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए हम फिक्स है यहाँ पे, उसमें और कोई दखलंदाजी किसी की नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं निश्चित कार्यकारी व्यवस्था। ठीक। तो जो अध्यक्षीय लोकतंत्र है वो, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, और ये अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका, इन जगहों पर ये लागू है। और अगर संसदीय लोकतंत्र की बात की जाए तो इसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, और ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में लागू है। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गए संसदीय लोकतंत्र में और अध्यक्षीय लोकतंत्र में। आशा है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक। और जैसे मैंने आप लोगों को अभी शुरू में स्टार्टिंग बताया कि जो अनुच्छेद संविधान के 74 और 75, ये साफ साफ कहते हैं कि केंद्र में भी संसदीय लोकतंत्र होगा, और जो अनुच्छेद 163 और 164 है वो ये कहते हैं संविधान के कि राज्यों में भी संसदीय लोकतंत्र ही होगा। तो ये दोनों में अनुच्छेदों में साफ साफ क्लियर है कि संसदीय लोकतंत्र भारत में अपनाया गया है। ठीक। तो अब पहले हम संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्थाएं समझेंगे कि उसमें विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके दोषों के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद अध्यक्षीय लोकतंत्र की व्यवस्थाएं और दोषों के बारे में हम बात करेंगे। तो संसदीय व्यवस्थाएं की विशेषताएं क्या है ये समझिए जरा। तो सबसे पहली बात आती है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। ठीक। अब नामिक और वास्तविक कार्यपालिका क्या मतलब है? तो दो बातें आप समझ लीजिए जरा। एक होता है हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पे दो बातें आपको जाननी आवश्यक हैं, और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये दो बातें होती हैं किसी भी लोकतंत्र में। तो हेड ऑफ स्टेट यानी जिसे हम कहते हैं राज्य प्रमुख, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो कि होता है सरकार प्रमुख। तो भारत में हेड ऑफ स्टेट जो है वो है माननीय राष्ट्रपति महोदय, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है यानी जो सरकार चलाते हैं वो है हमारे प्रधानमंत्री। तो इसमें जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो क्या है? वो एक केवल नाम की कार्यपालिका है। आपने बार बार पढ़ा होगा कि नाम की कार्यपालिका कौन है। तो भारत में नाम की कार्यपालिका है राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि जितने भी संधि होते हैं, जितने भी बिल को विधेयक बनाना होता है, ये सारे काम जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। प्रथम व्यक्ति माना जाता है राष्ट्रपति को। तो इस कारण से, और साथ में सबसे बड़ा जो, अगर हम पद की बात करें तो सबसे पहले जो है
पद आता है किसका, वरीयता क्रम में राष्ट्रपति का। तो इसलिए राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है, लेकिन केवल वो नाम की कार्यपालिका है, उनका कोई भी सरकार चलाने में कोई भी हाथ नहीं होता है, इसलिए हम केवल कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है नाम की कार्यपालिका है। और बात आती है वास्तविक कार्यपालिका का, यानी कि जो रियल पावर को यूज करता है वो कौन है, वो है हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री महोदय। तो वो पूरी तरीके से सरकार चलाते हैं, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका हम कहते हैं प्रधानमंत्री को। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, नामिक और वास्तविक कार्यपालिका दोनों अलग अलग होती हैं। अगला आता है, इस व्यवस्था में बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। आपको पता है कि जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं लोकसभा के या फिर इधर विधानसभा समझ लीजिए राज्यों में, तो जो भी बहुमत दल प्राप्त करेगा, यानी कि जो भी दल होगा, जो पार्टी होगी, भले ही वो अलायंस कर ले या सिंपली अकेले लड़े, उसको अगर 50% + 1 सीटें प्राप्त हो गई तो उसकी सरकार बन जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन यहाँ पर पाया जाता है। अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब क्या होता है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ ये होता है कि जो भी मंत्री होते हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उनका जो है एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसद के, यानी विधानमंडल जो होता है, राज्य विधानमंडल, या फिर अगर हम सेंट्रल की बात करें तो संसद में, तो संसद के प्रति वो पूरी तरीके से उत्तरदायी होते हैं। उन मंत्रियों में मान लीजिए 10 मंत्री हैं, तो 10 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ने भी ऐसा काम कर दिया जो गलत काम हो और जिसके खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया संसद में, तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही बर्खास्त हो जाएगा और सरकार गिर जाती है। तो इसलिए क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है सभी मंत्रियों का। तो यहाँ पे जो भी कार्य करते हैं उनका उत्तरदायित्व उनको देना पड़ता है, उनको अपना लेखा ब्यौरा सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं संसद में कि वो काम उन्होंने क्यों किया। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया। अगला आता है राजनीतिक एकरूपता। अब ये क्यों बोला, क्योंकि जैसा आपको पता है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है यहाँ पे, तो बहुमत प्राप्त दल जो होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक दल अगर कोई है उसका शासन है, तो उस दल की जो आइडियोलॉजी होगी, जो उसका विचार होगा, वही जो है सभी लोग जितने भी उसके विधायक होंगे या जितने उसके सांसद होंगे, उन सभी के विचार एक ही होंगे, तभी वो एक दल में है। और इसी कारण से जब एक ही विचार हैं तो इसलिए यहाँ पर राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जो सरकार बन गई, बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग होगी, कांग्रेस आएगी उसकी कुछ आइडियोलॉजी अलग होगी, एनसीपी होगी उसकी आइडियोलॉजी अलग होगी, जो अभी महाराष्ट्र में सरकार चल रही है मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे की, उसकी आइडियोलॉजी अलग होगी। तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, लेकिन एक पार्टी की विचारधारा एक ही होती है। इसी कारण से संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। अगला आता है गोपनीयता। गोपनीयता क्यों, क्योंकि जितने भी मंत्री होते हैं उनको जब शपथ दिलाई जाती है तो पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि आप कोई भी कार्य करेंगे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो और मान लीजिए कि रक्षा मंत्री हैं, तो कोई काम करेंगे, कुछ कहीं जाएंगे देखने, कोई सौदा करेंगे रक्षा से रिलेटेड, तो वो अपना बातें किसी को, अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे, तो गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगला इसमें आता है निरंकुशता का प्रतिषेध। अब देखिए सब चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। जैसे बहुमत प्राप्त दल का शासन है इसलिए उसमें राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। अब निरंकुशता की बात की जाए अगर, तो चूंकि सामूहिक उत्तरदायित्व है इसलिए यहाँ पे संसद क्या करती है, उसमें अंकुश लगा के रखती है, इसलिए निरंकुशता का यहाँ पे प्रतिषेध रहता है कि आप निरंकुश काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप काम करेंगे उसके लिए आपको उत्तरदायित्व तो आपका है, आप संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, तो इसलिए निरंकुशता का यहाँ पे प्रतिषेध होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोरिलेट करके पढ़ना है चीज़ों को कि सामूहिक उत्तरदायित्व है इसलिए निरंकुशता पे प्रतिषेध हो गया, बहुमत प्राप्त दल का शासन है इसलिए यहाँ पे राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। ठीक, अच्छा अगला क्या है, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है भारत का सिस्टम आप ध्यान से देखें तो जो मंत्री हैं, मंत्री कौन है, मंत्री को हम कहेंगे कार्यपालिका। ठीक, तो जो मंत्री हैं, कार्यपालिका हैं, वही क्या करते हैं, विधायिका में भी हैं। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, यानी कि जो रूल मेकिंग बॉडी है, यानी कि जो नियम बनाती है, जो कानून बनाती है, उसमें भी वही मंत्री हैं, यानी कि सांसद हैं। अगर हम सेंट्रल की बात करें तो सांसद जो है वो संसद में बैठते हैं और वो नियम बनाते हैं, वो कानून बनाते हैं, विधेयक लाते हैं। ठीक, और वही फिर क्या करते हैं, वही मंत्री जो होते हैं, उसी में से कुछ मंत्री जो होते हैं, कुछ लोग मंत्री होते हैं और वो कार्यपालिका में भी होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो संसदीय व्यवस्था है उसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य की स्थिति रहती है। अब बात करें दोहरी सदस्यता, तो वही सिंपल, जैसे विधायिका और कार्यपालिका में दोनों में शामिल हैं तो उसे ही हम कहते हैं दोहरी सदस्यता, क्योंकि एक ही व्यक्ति सांसद भी है यानी कि विधायिका के रूप में भी काम करता है और वही व्यक्ति मंत्री भी है, तो कार्यपालिका में भी वो है और वही व्यक्ति विधायिका में भी है। तो ये दोहरी सदस्यता एक व्यक्ति को प्राप्त होती है इसमें। अगला प्रधानमंत्री का नेतृत्व, हमने आपको ऊपर ही बता दिया था कि प्रेसिडेंशियल में राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है और अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री में तो वहाँ पे प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। नेक्स्ट क्या है, निचले सदन का विघटन। तो आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में
जैसे मान लीजिए कि द्विसदनी विधायिका हमारे यहाँ है, 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें राज्यसभा आपको पता है कि कभी विघटित नहीं होती है, ठीक, लेकिन लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जब चाहे राष्ट्रपति से बोल करके, प्रधानमंत्री का एक तरह से ये पावर है प्रधानमंत्री के पास कि वो राष्ट्रपति से बोल करके कभी भी निचले सदन को विघटित कर सकता है। तो ये सिस्टम पाया जाता है किसमें, इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अगला, शक्तियों का सम्मिश्रण। अब शक्तियों का सम्मिश्रण कैसे है, तो आप अगर ध्यान दें कि शक्तियां जो हैं एक दूसरे से पृथक्करण नहीं है, अलग अलग नहीं है, शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध है ये संसदीय व्यवस्था। और ये इसके दोष में भी हम पढ़ेंगे कि ये इसका दोष है कि शक्तियों का सम्मिश्रण यहाँ पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया आपको, ये जो विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य हो गया, दोहरी सदस्यता हो गई, और शक्तियों का सम्मिश्रण, ये कहीं ना कहीं एक ही बातें हैं। क्योंकि यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण की बात नहीं की गई है कि भाई विधायिका अलग काम करेगी, कार्यपालिका अलग काम करेगी। हालांकि दोनों अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अंदर से जाकर के ध्यान से देखें, उनमें अगर डीपली पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि चूंकि दोनों एक ही हैं, एक तरह से जब दोनों एक ही हैं तो फिर शक्तियों का उसमें पृथक्करण की बात होगी ही नहीं, उनमें मिश्रण की बात होगी। ठीक, अब अगला आता है, एक सबसे बड़ी बात है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। ठीक, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे बहुमत प्राप्त जो दल है वो तो शासन करता है, लेकिन जाहिर सी बात है, मान लीजिए 400 सीटें हैं अगर पूरी, तो उसमें से मान लीजिए कि 201 मिल गई तो उसका शासन हो गया, लेकिन बाकी की जो और सीटें हैं 199, वो तो किसी अन्य दलों के पास होगी ना। तो जो वो अन्य दल होंगे वो एक तरह से बैकअप के रूप में काम करते हैं कि मान लीजिए किसी कारणवश अगर ये सरकार चलाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो जो अन्य जो दल हैं, जो सबसे बड़े दल दूसरे नंबर पे हैं, वो क्या करेंगे, सरकार बना लेंगे। तो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था यहाँ पर होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट में महाराष्ट्र सरकार, यहाँ पे सॉरी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पे क्या हुआ, उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया, इस कारण से उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और प्रेजेंट में अब बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन गई। तो वैकल्पिक सरकार की यहाँ पर व्यवस्था है। अगला, व्यापक प्रतिनिधित्व यहाँ पर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक, अगर हम सांसदों की बात करें, सेंट्रल की बात करें, तो प्रत्येक कोने से सांसद चुन के आते हैं। तो जब प्रत्येक कोने से चुन के आएंगे और प्रत्येक सांसद जो होता है वो अपने क्षेत्र का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। इस कारण से यहाँ पर व्यापक प्रतिनिधित्व पाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर में इसके विशेषताएं क्या क्या हैं संसदीय लोकतंत्र की। ठीक, इसमें से कोई अगर समझ में नहीं आई हो जो कोई चीज़, तो एक बार फिर से आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिए, और नहीं आई तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी विशेषताओं में हमने कई चीज़ बताई आपको कि यहाँ पे दोष भी हमने आप लोगों को बताया कि दोष क्या क्या है, वो देखिए जरा। सबसे पहला दोष तो ये कि शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध है यहाँ पे, क्योंकि शक्तियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका लगभग एक ही है, क्योंकि विधायिका में जो हैं वही कार्यपालिका में होते हैं, तो इसलिए शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है ये। सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे नहीं पाई जाती है। और स्थिर सरकार होती है, वही एग्जाम्पल सेम मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सरकार चल रही थी कांग्रेस की, और यहाँ पे जैसे विधायकों ने इस्तीफा दिया, सरकार अल्पमत में आई, उसके बाद जब बीजेपी ने सरकार यहाँ पर बना ली। तो एक अस्थिर सरकार, अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है कि कभी भी विधायक या सांसद अगर इस्तीफा देते हैं तो आपकी सरकार गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। सबसे बड़ी बात यही है। ठीक, अगला आप समझिए अगर इसके बारे में, तो नीतियों की निश्चितता का अभाव होता है। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, सबसे बड़ा दोष है ये। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अभी कोई गवर्नमेंट है, ठीक, उसने अपनी नीतियाँ चलाई, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी जो है, उसकी विचारधारा जो है वो अलग है, उसने अपने हिसाब से नियम बनाए, लेकिन बाद में किसी कारणवश, अस्थिर सरकार तो है ही, तो किसी कारणवश क्या हो गया, सरकार गिर गई। तो क्या होता है फिर, जो नई सरकार आती है वो क्या करती है, इनकी नीतियों को खारिज कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी अलग है। जैसे प्रेजेंट अगर आप इतिहास में बात करें तो 1977 के बाद आसपास आपने देखा होगा कि राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी भारत में, तो वहाँ पे सरकारें चेंज हुई। तो जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस मान ली 42वां संविधान संशोधन ले आई थी, बहुत बड़े चेंजेस किए थे, लेकिन बाद में जैसे ही जो सरकार चेंज हुई तो उन्होंने 43वां और 44वां संविधान संशोधन ले आए। और वो संशोधन 43वां और 44वां सिर्फ इसीलिए आए थे ताकि जो पहले की गवर्नमेंट ने जो नए नए संशोधन करके नियम बनाए हैं उनको कैंसिल किया जा सके। तो आप जब भी पढ़ेंगे, हम संशोधन आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो उसमें साफ साफ दिखेगा कि 42वां के कई बातों को जो है 43वें और 44वें में काट दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है उनकी नीतियां बदल जाती हैं, तो नीतियों की निश्चितता का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। अगला, मंत्रिमंडल की निरंकुशता। अब यहाँ पर आपने अभी जस्ट पिछले में पढ़ा था, इसकी व्यवस्थाओं में विशेषताएं पढ़ी थी आपने कि निरंकुशता का प्रतिषेध है। क्यों? क्योंकि उनके प्रति उत्तरदायित्व है संसद के प्रति सभी मंत्रियों का। लेकिन यहाँ पर यह होता है मंत्रिमंडल की निरंकुशता भी इसकी दोष भी है। क्यों? क्योंकि अगर बहुमत प्राप्त दल का शासन है, 2/3 बहुमत किसी कारणवश अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट को मिल गया, तो वो अपने हिसाब से नियम कानून बना सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके पर कोई रोक टोक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मंत्रिमंडल की यहाँ पर निरंकुशता हो जाती है।
अगला, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। सबसे बड़ी बात, इस पे बार बार डिबेट होती आई है, क्योंकि हमारे यहाँ विधायक और सांसद बनने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जो अनपढ़ है उसको हमने मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसा एग्जाम्पल भी है आपके पास, वो आप सर्च कर लीजिएगा। तो ऐसे लोग अगर मुख्यमंत्री बन गए तो उनके पास अपनी, हो सकता है कि उनके पास अपनी खुद की कोई नीतियां हो ही ना, वो दूसरे की बात सुन करके काम करें। दूसरी बात, अब मान लीजिए कि कोई सरकार बन गया, किसी कारणवश जो है उसमें कई अनपढ़ लोग आ गए और उनको इतना प्रभाव है उनका कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। अब मान लीजिए वित्त मंत्री वो बन गए, चाहे राज्य में हो या केंद्र में, और उनको अगर कुछ उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई ही नहीं है, तो कैसे वो नीतियाँ बनाएंगे? तो जाहिर सी बात है वो अपनी नीतियों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होंगे। ठीक, और वो व्यक्ति एक तरह से उनको अपनी तरफ से बताएगा कि भाई आपको ऐसे करना है, और वो शासन कर रहा होगा वो व्यक्ति। इसीलिए कहा गया है कि अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन इस संसदीय व्यवस्था का बहुत बड़ा दोष है। तो आशा करते हैं आपको संसदीय व्यवस्था के दोष और विशेषताएं दोनों समझ में आ गई होंगी। दोनों में रिलेशन है, आप ध्यान से समझेंगे तो आप एक पढ़ लेंगे, दूसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये तो संसदीय व्यवस्था के गुण और दोष हो गए। अब बात आती है कि आखिर में ऐसा क्या कारण था कि भारत में हमने संसदीय व्यवस्था को माना या संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया। जाहिर सी बात है, जब संविधान बन रहा होगा उसमें डिबेट हुआ होगा कि संसदीय व्यवस्था अपनाई जाए या अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई जाए। ठीक, तो उसमें क्या हुआ था कि दो बातें लोगों ने, संविधान निर्माताओं ने दो बातों का ध्यान दिया। एक होती है स्टेबल गवर्नमेंट यानी स्थायित्व, और दूसरी होती है क्या, उत्तरदायित्व का सरकार। ठीक, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, दो बातें उनमें सामने आई। अब ये दोनों बातों का क्या अंतर है वो समझिए। अगर हम अध्यक्षीय लोकतंत्र की बात करेंगे, ठीक, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो स्टेबल गवर्नमेंट प्राप्त होती है। ठीक, लेकिन वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती किसी की। जैसे हमने अभी पढ़ाया था आपको मैंने कि गैर उत्तरदायी सरकार होती है अध्यक्षीय लोकतंत्र में, तो वहाँ पे उत्तरदायी तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे अध्यक्षीय लोकतंत्र में। लेकिन अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो उसमें स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती। अभी हमने जस्ट आपको 200 में बताया, तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है, उत्तरदायित्व तो सबका होता है, यहाँ पे उत्तरदायित्व की सरकार होती है ये। तो इसी कारण से संविधान निर्माताओं ने ये बोला कि हम जो है, स्टेबल गवर्नमेंट है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जिसका उत्तरदायित्व हो। तो उत्तरदायित्व देने के कारण जो है हमने जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। तो उत्तरदायित्व को हमने स्थायित्व की अपेक्षा अधिक वरीयता दी। इस कारण से ये केवल एक और संभव था संसदीय व्यवस्था में, इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। दूसरा क्या है, पूर्ववर्ती व्यवस्था से निकटता, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, ब्रिटेन के गुलाम थे एक तरह से उस समय। तो क्या हुआ कि चूंकि व्यवस्था वो पहले से बना करके, चाहे आप 1935 से लेकर जो विभिन्न अधिनियम आए, उनके जो शासन अधिनियम जो चले थे, और कई भी व्यवस्थाएं थी, तो उन्होंने एक व्यवस्था स्ट्रक्चर एक फॉर्म कर लिया था। तो उसी हिसाब से हम आदि भी हो गए थे, हम वो समझने के कि हाँ ऐसे ऐसे गवर्नमेंट चलती है। और अगर हम एकाएक जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे जाते तो हमारे दिक्कतें क्रिएट होती। इसलिए भी संविधान निर्माताओं ने सोचा कि नहीं, यही व्यवस्था ठीक है हमारे लिए। अगला, विधायिका और कार्यपालिका में टकराव न हो। जाहिर सी बात है कि जब विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों क्या होता है, सम्मिश्रण होता है, दोनों एक ही होते हैं एक तरह से लगभग। अभी हमने आपको विशेषताओं में बताया, तो इसी कारण से जो है टकराव की स्थिति न हो, तो इसलिए भी इस व्यवस्था को अपनाया गया। और साथ में भारतीय समाज की प्रकृति, क्यों, क्योंकि भारत में विविधता में एकता, आपको पता है कि बहुत ही डाइवर्सिटी पाई जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर के दक्षिणोत्तर राज्यों को ले लीजिए आप, तो उनमें संस्कृति से लेकर के उनकी भाषा से लेकर के बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। तो इनको एक साथ सहेजने के लिए हमें संसदीय व्यवस्था की ही आवश्यकता थी, क्योंकि व्यापक प्रतिनिधित्व की बात अगर की जाए तो वो संसदीय व्यवस्था में ही है। तो इस कारण से इन चार कारणों की वजह से भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, अब जो है ये तो हो गया, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय व्यवस्था कहाँ है, ब्रिटेन से ली गई। ठीक, ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई। लेकिन अब जो है ब्रिटेन की क्या संसदीय व्यवस्था वो भारत की संसदीय व्यवस्था के बराबर है, यानी कि समान है, या फिर उनमें कुछ अंतर भी है, वो हम समझेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। अब उसमें देखिए कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई वो एक गणतांत्रिक व्यवस्था है। गणतांत्रिक यानी कि रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, आप 26 जनवरी को मनाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि भारत में जो हेड ऑफ स्टेट होगा, यानी राज्य प्रमुख जो होगा, वो चुना जाएगा समय समय पर। उनकी एक निश्चित अवधि होगी, उसके बाद चुनाव होंगे, मतलब आनुवांशिक नहीं होगा। जबकि अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ पर राजशाही व्यवस्था है, मतलब वहाँ पर आनुवांशिक रूप से ये काम होता है, वहाँ पे चुनाव नहीं होता हेड ऑफ स्टेट का। तो ये सबसे बड़ा अंतर है भारत में और ब्रिटेन की व्यवस्था में। दूसरा अंतर क्या है कि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि भारत में संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उस कानून को जुडिशियल रिव्यू के तहत जो अपना न्यायपालिका है वो देख सकती है और उसको कैंसिल भी कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, संसद संप्रभु है, यानी कि सर्वोच्च है। संसद ने अगर कानून बना दिया तो उस पर कोई भी लगाम नहीं लगा सकता।
अगला, भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। मतलब आपके पास एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सदस्य थे, और प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी वो क्या है, वो लोकसभा के सदस्य हैं। तो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है कोई प्रधानमंत्री भारत में। लेकिन पीएम जो ब्रिटेन में है वो केवल और केवल जो निचला सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसका ही सदस्य होना चाहिए, तभी वो पीएम बन सकता है। अगला, भारत में जो बिना सांसद होते हुए भी कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री रह सकता है। आपको पता है भारतीय सिस्टम में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, बशर्ते 6 महीने के अंदर अंदर उसे जो है किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी सेंट्रल में, और स्टेट में अगर 2 सदन हैं तो उनमें से भी किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब क्या हो गया, प्रेजेंट में एग्जाम्पल देखिए, महाराष्ट्र सरकार, उसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन 6 माह के अंदर ये सदस्यता लेनी आवश्यक है। अगर वो 6 माह के अंदर सदस्यता नहीं लेते हैं तो क्या होगा, उनको जो है फिर वो कैंसिल कर दी जाएगी, वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। तो इसलिए बात चल रही है कि जो राज्यपाल हैं वो नामित कर दें एमएलसी के लिए। अब वो अलग बात है, नामित करते हैं नहीं करते हैं वो देखने वाली बात है, भविष्य की बात है, तो देखने वाली बातें हैं, ठीक। जबकि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में वही व्यक्ति जो है मंत्री बनता है जो कि सांसद हो। मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि 6 माह तक बन सकते हो, बाद में आप लड़ लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। भारत में मंत्रियों को कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है। मतलब उनमें कोई कानून बनाया तो उनसे उनको मतलब नहीं, वो सबॉर्डिनेट पे डाल सकते हैं, भाई उनमें कोई गलतियाँ हुई, कुछ क्या दिक्कतें हुई, वो सारी चीज़ें जो सबॉर्डिनेट पे डाल सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में कानूनी जिम्मेदारी यानी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्रिटेन के मंत्रियों की। उनका कोई गलती होती है कोई निचले स्तर पे, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस पर वो हस्ताक्षर करते हैं, वो साइन करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि लीगल जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रिटेन में पाई जाती है, भारत में ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगला क्या है कि ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट पाई जाती है। शैडो कैबिनेट क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट जो है, जो शासन चल रही है, जो सरकार अभी चल रही है, उसमें अलग अलग मंत्री होते हैं, ठीक। मान लीजिए वित्त मंत्री हो गए, उसके बाद मान लीजिए कि अपने कानून मंत्री हो गए, ये 2 मंत्री, मान लीजिए हम 2 मंत्रियों का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक। तो ए और बी 2 कानून मंत्री, ये 2 मंत्री बनाए गए। तो जो विपक्ष होता है उसका काम ये होता है कि सरकार की गलतियों को बाहर निकाले। तो वो कैसे निकालेंगे, तो विपक्ष क्या करता है, अपने हिसाब से खुद जो है किसी व्यक्ति को जो है एक कानून मंत्री बना देगा और किसी व्यक्ति को वित्त मंत्री बना देगा। तो वित्त मंत्री जो विपक्ष का होगा वो सरकार के वित्त मंत्री को देखेगा, उसको छाये की तरफ देखेगा, मतलब उसको समझेगा कि वो क्या काम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। मतलब उसका काम केवल रहेगा कि वो केवल वित्त मंत्री को देखे। वैसे ही जो विपक्ष का कानून मंत्री होगा उसका काम होगा केवल और केवल सरकार के कानून मंत्री पर ध्यान दे, ठीक। हालांकि शैडो कैबिनेट की बात अगर हम भारत में देखें तो भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये एक व्यवस्था ब्रिटेन में है शैडो कैबिनेट की। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार होता है या कोई गलत काम करती है सरकार तो जल्दी उजागर हो जाती है या अच्छे से उजागर हो सकती है, ठीक। तो ये शैडो कैबिनेट है ब्रिटेन में। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। वो अलग बात है कि भारत में इन व्यवस्थाओं को अपनाया जाता है, लेकिन लिखित रूप से ऐसी कोई व्यवस्था भारत में नहीं है। जैसे प्रेजेंट में राज ठाकरे ने शैडो कैबिनेट का निर्माण किया हुआ है ताकि उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट है उनकी जो गलतियां उनको सामने ला सकें। लेकिन वास्तव में देखा जाए ऑफिशियली भारत में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि ये कहता है कि भारत में शैडो कैबिनेट होगी। हाँ, अनऑफिशियली चूंकि ब्रिटेन से है तो ब्रिटेन से हमने लेकर के हमने बना दिया भाई, ठीक। तो ये हो गई चीज़ें संसदीय व्यवस्था के बारे में। गुण और दोष समझ लिया आपने, स्वीकार्य क्यों किया हमने वो भी समझ लिया आपने, और साथ में दोनों में अंतर समझ लिया। अब बात आती है अध्यक्षीय लोकतंत्र के बारे में, तो उनकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे और उनके दोषों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उनकी विशेषताओं में जैसी बात है जो संसदीय में होगी उसके उल्टा कर दीजिए और कुछ और बातें ऐड कर देंगे तो वो अध्यक्षीय लोकतंत्र की विशेषताएं हो जाएंगी। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट संसदीय व्यवस्था में दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक नाम की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। लेकिन अगर हम अध्यक्षीय लोकतंत्र की बात करें तो वहाँ पे राष्ट्रपति जो होता है वो दोनों होता है, हेड ऑफ स्टेट भी वही होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी वही होता है, राष्ट्रपति दोनों होता है, वहाँ अलग अलग व्यक्ति नहीं होते, ठीक। अगला, अमेरिकी राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, उसे हटाना लगभग असंभव होता है। लगभग क्यों लिखा हमने, क्योंकि उसको हटाने के लिए कुछ शर्तें हैं कि अगर गैर संवैधानिक काम कर दे या बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कोई कर दे तो ही हटाया जा सकता है, उसके अलावा उसको नहीं हटाया जा सकता। इसीलिए ये एक स्टेबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि इसको हटाया नहीं जा सकता। यहाँ पे बहुमत प्राप्त दल से मतलब नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुमत नहीं है तो आप हटा दो, कभी भी खत्म कर दो। तो इसलिए उसको केवल 2 कारणों से ही हटा सकते हैं, जबकि भारत में ये 2 कारण तो हैं ही, उसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव ला करके या बहुमत नहीं है सरकार के पास तो सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगला, राष्ट्रपति की जो सहायता हेतु एक कैबिनेट होती है और कैबिनेट के साथ साथ एक किचन कैबिनेट भी होती है। तो वो सभी जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति खुद चुनता है, न कि कहीं से निर्वाचन होता है, ठीक। भारत में जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, वो चुने जाते हैं,
ठीक। लेकिन अमेरिका में मंत्री किसी उसके सचिव जो होते हैं राष्ट्रपति के या मंत्री जो होते हैं वो चुने नहीं जाते। जो राष्ट्रपति की जो एक टीम होती है वो राष्ट्रपति खुद डिसाइड करता है कि किसको अपने अंडर में रखना है। वो कहीं भी निर्वाचन उनका कोई वोट नहीं डालता उसके लिए। सबसे बड़ी बात यही है। इसी कारण से और जब खुद चुना जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनका कोई उत्तरदायित्व तो होगा ही नहीं, क्योंकि उन जो आदमी जो सचिव बनाए जाएंगे, जो व्यक्ति चुने जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। उनका उत्तरदायित्व संसद के प्रति या किसी अन्य चीज़ों के प्रति बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी कारण से कहा जाता है कि उत्तरदायित्व का अभाव अध्यक्षीय लोकतंत्र में पाया जाता है। अब यहाँ पे एक बात आती है, किचन कैबिनेट क्या होता है। तो किचन कैबिनेट भी एक सिस्टम है कि जिसमें जो कैबिनेट होती है उस मान लिया कैबिनेट में 10 मंत्री हैं, तो 10 मंत्री में एक आध मंत्री ऐसा होगा जो कि अध्यक्षीय लोकतंत्र में जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसके बहुत ही निकट होगा। तो जो राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा, बिना उससे पूछे कोई काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, किचन कैबिनेट में ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है कि कैबिनेट का ही कोई सदस्य हो। किचन कैबिनेट में जो राष्ट्रपति का कोई सलाहकार हो सकता है, वो कौन हो सकता है, उसके माता पिता हो सकते हैं, यानी उसका कोई राजनीतिक गुरु हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति उसका मित्र हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको राष्ट्रपति को लगे कि वो हमारे लिए अच्छे निर्णय बता सकता है, तो वो होता है किचन कैबिनेट में। तो किचन कैबिनेट जो है भारत में भी नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में कहीं ना कहीं भारत में भी इन चीज़ों की बात की जाती है। जैसे कि मनमोहन गवर्नमेंट जब थी तो उसमें बात की जाती थी कि किचन कैबिनेट में सोनिया गांधी थी, कि मनमोहन सिंह उनसे सलाह लेते थे और उनकी बातें करते थे। तो किचन कैबिनेट में सोनिया गांधी को बताया गया था। अब कितना सही कितना गलत वो बात की बात है। तो ये बातें होगी कि इसमें उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। अब बात आती है एकल सदस्यता। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों की सदस्यता होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एग्जीक्यूटिव पावर होती है उसके पास, तो एकल सदस्यता होती है, दोहरी सदस्यता की बात नहीं की जाती है इसमें। अगला, राष्ट्रपति और उसके सचिव जो होते हैं वो अपने कार्य हो तो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जाहिर सी बात है उसके सदस्य ही नहीं होते वो। तो जब कांग्रेस के सदस्य ही नहीं होंगे राष्ट्रपति और उसके सचिव, तो जाहिर सी बात है उत्तरदायित्व का कोई बात ही नहीं हो सकती। तो न तो उसकी बैठकों में भाग लेते हैं वो और न तो उसके सदस्य होते हैं। ठीक। अगला, राष्ट्रपति जो निचले सदस्य यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को विघटित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब उसका सदस्य नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उत्तरदायित्व तो नहीं है उसके प्रति, तो विघटन करने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, इसलिए विघटन नहीं हो सकता। जबकि पार्लियामेंट्री में प्रधानमंत्री चाहे तो निचले सदन का विघटन कर सकता है। अगला, शासन के तीनों अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की शक्तियों का स्पष्टता विभाजन पाया जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तीनों को फिक्स बता दिया कि आपका जो काम है वो ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है। उसमें तीनों में से कोई एक दूसरे के काम को अतिक्रमित नहीं कर सकते। जबकि भारत में विधायिका और कार्यपालिका लगभग एक ही हैं, तो वो एक दूसरे से मिश्रित हैं, मिली हुई हैं, और जबकि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर पाई जाती है अध्यक्षीय लोकतंत्र में। ठीक। अगला क्या है कि एकल कार्यपालिका, वही जैसे बताया एकल सदस्यता होती है वैसे एकल कार्यपालिका, वो दोनों एक ही चीज़ हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जबकि पार्लियामेंट्री में हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, अलग होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है। तो ये तो हो गई इसकी विशेषता है। और कुछ विशेषता अभी जस्ट आपको बताई थी, जैसे अस्थायी सरकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कारण से कि भाई कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया हो या गैर संवैधानिक कार्य कर दिया हो, तभी आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। वो भी बहुत कठिन प्रक्रिया है, तो लगभग असंभव है हटाना। ठीक। और किसी कारण से नहीं हटा सकते। तो इसलिए यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट होती है, नीतियों की निश्चितता होती है, क्योंकि वहाँ पे एक ही व्यक्ति होता है, वहाँ पे बहुमत प्राप्त दल का शासन की बात होती ही नहीं है, तो इसलिए नीतियों की निश्चितता यहाँ पे निश्चितता होती है यहाँ पे। अगला, विशेषज्ञों द्वारा सरकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के जो सचिव होते हैं, राष्ट्रपति जिनको चुनता है वो खुद चुनता है। तो जाहिर सी बात है अगर फाइनेंस मिनिस्टर पद के लिए किसी को चुनेगा, सपोज करिए, तो वो किसको चुनेगा? जो उस क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हो। तो इसलिए यहाँ पे विशेषज्ञों की सरकार कही जाती है, या क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन के आधार पर राष्ट्रपति अपनी टीम का निर्माण करता है, इसलिए यहाँ पर विशेषज्ञों की सरकार होती है। तो ये तो विशेषताएं हो गई। दोष भी आपको इसी में समझ में आ गया होगा कि सबसे पहली बात कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव होता है, क्योंकि विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पे टकराव होते रहते हैं। गैर उत्तरदायी सरकार, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती निचले सदन के प्रति या कांग्रेस के प्रति, उत्तरदायित्व तो नहीं होता राष्ट्रपति का या फिर उसके मंत्रियों का। अगला, एक तंत्र या निरंकुशता की संभावना, यानी कि ऑटोक्रेसी की संभावना बिल्कुल बन जाती है, क्योंकि जब उत्तरदायित्व ही नहीं है तो अपने हिसाब से हम काम कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है हमें। तो यहाँ पे एक तंत्र या निरंकुशता की संभावना बार बार बनी रहती है। और साथ लास्ट में सीमित प्रतिनिधित्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अलग तरीके से होता है, वो हम बाद में समझेंगे। और साथ में जो राष्ट्रपति अपनी टीम का निर्माण करता है, एक तरह से सचिव जो बनाता है अपने, वो भी अपने हिसाब से चुन लेता है। कहीं से भी हो सकता है कि एक ही राज्य से चुन ले, अलग सभी राज्यों से न चुने ही वहीं। तो इस कारण से सीमित यहाँ पे प्रतिनिधित्व पाया जाता है। तो वो जो
एक दूसरे रिप्रेजेंटेशन है वो एक ही क्षेत्र से सीमित हो जाता है। जबकि भारत में क्या है कि अगर हम इस सिस्टम में बात करें तो अलग अलग देश के कोने कोने से लोग चुन के आते हैं और वहाँ का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो इस व्यवस्था के दोष थे और इसके गुण थे आपने समझ लिए। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया उसका कारण क्या था और उन दोनों में क्या क्या चीज़ें अलग अलग हैं, ब्रिटेन से क्या अलग है, सारी बातें आपको मैंने समझा दी। इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट पाठशाला, वहाँ पे आप जा करके इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कुछ अलग चीज़ लग रही हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। और साथ में रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।